हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और अगर आपके पर्सपेक्टिव में कुछ ऐड होता है उन बातों से जो यहाँ पे डिस्कस होती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कोई फीडबैक हो तो कमेंट में बता सकते हो। हम यहाँ पे जनरल टॉपिक्स पे, हिस्ट्री पे, फ़िलासफ़ी पे, कॉन्टेक्स्ट के साथ और थोड़ी सी ब्रेक डाउन करके बातें करते हैं उस बारे में। एनीवे, मैं अक्सर ये बताता रहता हूँ कि कैसे कम्युनिज़्म एक सुपर शिटी, वन ऑफ द मोस्ट शिटीएस्ट आइडियोलॉजी और आइडिया एवर कंसीव्ड है इस दुनिया में, और जिसकी वजह से हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ लोग मरे हैं और दुनिया की बहुत कीमती आर्ट, हिस्ट्री, कल्चर डिस्ट्रॉय हुआ है। और जो प्रोग्रेस हो सकती थी फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग लिस्ट ऑफ कंट्रीज़, वो प्रोग्रेस रुकी है। उस लिस्ट में चाहे आप इजिप्ट को देख लो, वेनेजुएला को देख लो, कोलंबिया को भी मैं डालूँगा उस लिस्ट में, सोवियत यूनियन, सारी उसकी सैटेलाइट स्टेट्स और सोवियत यूनियन के अंडर जो कंट्रीज़ थी, 15 कंट्रीज़ वो, उसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में कंबोडिया, वियतनाम, वॉर में बहुत सारे लोग मरे, बहुत सारा, मतलब लिस्ट अगर आप बनाने बैठ जाओगे तो कितने उसके नुकसान हुए दुनिया को, वो लिस्ट कभी नहीं ख़त्म होगी। अच्छा, दुनिया के सबसे बड़े मास मर्डरर्स जो हैं वो भी इसी आइडियोलॉजी ने गिफ्ट किए हैं हमें। लोग अक्सर हिटलर को बहुत गालियाँ देते हैं कि हिटलर ये था, वो था, बहुत क्रूअल था, लेकिन हिटलर कोई सबसे बड़ा मास मर्डर नहीं था हिस्ट्री में। ना चंगेज़ खान को भी क्रूअल्टी के साथ सिनोनिमस माना जाता है उसके नाम को, लेकिन वो भी इनकी तरह का, इनके लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया। तो ऐसा ही जो सुपरस्टार है, जो नंबर 1 की पोजीशन पे है मास मर्डर का दुनिया की हिस्ट्री में, उस बंदे का नाम है माओ जेडोंग। और अगर आप लोगों को ये हैरानी हो रही है ये सुन के, तो ये भी साथ में ध्यान में रखना कि इंडिया में एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसको माओइस्ट्स कहते हैं, और वो उस बंदे को अपना लीडर या अपना आइडियोलॉजी देने वाला, जिसको वो फॉलो कर रहे हैं ज़िंदगी में, वो यानी कि शायद ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन अर्थ में उस उनके लिए सबसे मोस्ट रिस्पेक्टेड बंदा मानते हैं इंडिया में, हमारे देश में, नेपाल में, जो हमारा क्लोजेस्ट ब्रदरली कंट्री है, वहाँ पे। तो पता नहीं लोगों ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है या उनको किसी ने कुछ खास ही हाई लेवल पे ब्रेन वॉश कर दिया है, बट एनीवे, मैं सिर्फ 5 सबसे बड़े मास मर्डरर्स का आपको नाम बता देता हूँ दुनिया में। नंबर 1 पे स्टालिन है, नंबर 2 पे नंबर 1 पे माओ है, नंबर 2 पे स्टालिन है, नंबर 3 पे है चंगेज़ खान, नंबर 4 पे है तैमूर, और नंबर 5 पे है हिटलर। तो हिटलर को जितनी हेट मिलती है वो जायज़ है, लेकिन उससे ज़्यादा हेट इन लोगों को मिलनी चाहिए अगर लोगों के मरने की वजह से आप उसे हेट करते हो तो। एनीवे, अभिजीत चावड़ा जी से किसी ने माओ के बारे में क्वेश्चन पूछा, और मेरी जैसे ही इस वीडियो को नज़र गई, मैंने सीधा डिसाइड कर लिया कि मैं इस पे बात करूंगा आज। तो चलो वीडियो देखते हैं और फिर उसके साथ बात करेंगे। Please talk about Mao and his Smash Sparrow campaign. Many Chinese communists ग्रेट लीप फॉरवर्ड, are really dumb. The world should protect जो itself. कि ग्रेट लीप बैकवर्ड था। Wait for them to do something stupid like Smash Sparrow campaign and cause self-harm. So that's an interesting story. So Mao Zedong came to power in China in 1949, if I am not entirely, if I'm correct. And he was in this, he was trying to emulate the USSR. He wanted to replicate the kind of industrialization. हाँ, 1949 में उन्होंने वो जो सिविल वॉर उनकी कंट्री में चल रही थी, जो उन्होंने जिसमें उन्होंने कुमिंटांग को हराया था, जो कि उनसे पहले की वहाँ की रिपब्लिकन गवर्नमेंट थी, जो आज के टाइम पे जिस पार्टी के सक्सेसर्स ताइवान को रूल कर रहे हैं, उनको हराया था सिविल वॉर में, और वो लोग भाग के ताइवान चले गए थे। तो 1949 से बेसिकली सीसीपी का, जिसको वो लोग और हम लोग भी एक ब्रॉडर लेवल पे चाइना का इंडिपेंडेंस डे सोचते हैं, वो एक्चुअली सीसीपी के कब्ज़े की शुरुआत का दिन था चाइना पे। And military economic power the USSR had. He idolized Joseph Stalin. So in 1958 he embarked upon the Great Leap Forward, in which he tried to reconfigure the whole nation and turn peasants and farmers into industrial workers and all that. And one of the things he embarked upon in this stage in 1958
1948, the Great Leap Forward, was the eradication of 4 pests. 4 pests, yeah. It was the sparrow, like you said, the fly, the mosquito, and the rat. So he asked the people of his country, of China, to go after these pests and destroy them all, eradicate them all. So one of these was the sparrow, and the logic was that the sparrows ate a great deal of food grains Grains, that were yes. meant for humans and created and caused a great deal of loss to the Chinese nation. So the Chinese peasants all went after the sparrows. They destroyed sparrow nests, they smashed sparrow eggs, and they basically chased sparrows until the sparrows got so exhausted they fell out of the sky and died. So within a couple of years, what you found was that अकाल पड़ there गया. was a famine in China. A terrible, terrible, horrific famine. And what actually happens is that the sparrows don't just eat some food grains, they eat insects and they eat pests. And when the sparrows disappeared, these pests multiplied, and locusts and all kinds of things multiplied across China, and it caused devastating destructions of crops. And so China went into a terrible famine. The estimates of the deaths are between 40 million to 80 million people who died because of Mao's stupid step, right? And the tragic thing is that the Chinese government had stocks of food grains, but they never released those. And therefore, the most horrific things happened in China. There was widespread cannibalism of the worst. I mean, there's no cannibalism of the worst kind. It was just cannibalism, which is the most horrific thing you can imagine, and an unimaginable amount of suffering. This is something even now the Chinese government is very reluctant to speak about. They have still not released the. पता है क्यों नहीं रिलीज़ किया फूड ग्रेन होने के बावजूद भी? क्योंकि माओ जब रिपोर्ट मांगता था कि क्या चल रहा है, तो उसके जो सबऑर्डिनेट्स थे जो, और बल्कि सबऑर्डिनेट्स के बीच में भी एक चेन ऑफ कमांड होगा ना, तो जो ग्राउंड वाले बंदे थे वो ये सोच गए कि ओह, माओ की नीति फेल हो रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, हम ये जवाब कैसे दे सकते हैं. तो वो ये जवाब देते थे, नहीं नहीं सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मस्त फसल हो रही है, ये है वो है. और नीचे से ऊपर तक उस तक कभी बात ही नहीं पहुंचती थी, या ऊपर के लोगों तक, माओ के बाद की भी जो लेयर होगी लोगों की, उन तक कभी बात ही नहीं पहुंचती थी कि इतनी बुरी तरह से लोग मर रहे हैं. तो रोकने के लिए जो कोशिश होनी चाहिए थी, या इस चीज़ को सेव करने के लिए, इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंटेटिव मेजर्स जो लेने चाहिए थे, वो कभी लिए ही नहीं गए. Records they have of the time. So yeah, so this is what the Chinese did. This is what Mao did. He caused the deaths of 40 to 80 million of his own country people by embarking upon this stupid smash sparrow campaign. So will the Chinese do something like this in the future? No. They learn from their mistakes, unlike other countries. I do not believe the Chinese will ever do something that stupid again, like the smash sparrow campaign, right? So nowadays there has been a resurgence in certain. पर दूसरी तरीके का चूतियापा वो लोग अब भी कर रहे हैं. वो लोग एक्चुअली बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में रहते हुए अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, बल्कि ग्रो क्या, बहुत अच्छा उन्होंने ग्रो किया है और वो आगे भी. बट आई डोंट नो शी जिनपिंग का दिमाग क्या है. दे आर पिकिंग फाइट लेफ्ट राइट एंड सेंटर, और दिस काइंड ऑफ सिचुएशन नेवर लीड्स टू like a good outcome for the country which is doing these kind of things. तो देखते हैं. Things like that, like instead of sparrows they're saying kill cockroaches and all that, which is really not going to have the same kind of effect. The Chinese are a very pragmatic people, especially the Chinese Communist Party. They learn from their mistakes. They use science and data to take the country forward. So I don't see the Chinese doing something stupid like that in the future. But this was a monumental disaster as far as the Chinese are concerned. Mao Zedong, my God, that guy he did some terrible things to his own country. So this is one of those. Please talk about. और इससे ना मैं एक बात बताता हूँ. पहले एक चीज़ का थोड़ी बात कर रहे थे जो उन्होंने लास्ट में कहा कि चाइनीज़ लोग सीखते हैं और हमेशा ही साइंस से बेस डेटा पे काम करते हैं. एक नज़र में ये बात ठीक है, बट एक नज़र में ये बात गलत भी है कि वो सीखते हैं और करते हैं. उसका रीज़न ये है, एक चाइना में ग्रुप है फालुन गॉन्ग, रिलीजियस / स्पिरिचुअल ग्रुप.
और उनका जो प्रेयर मेथड है वो ये है कि वो पार्क में या किसी जगह पे कॉन्ग्रीगेट होते हैं बहुत बड़ी संख्या में, जैसे शाखा होती है अगर किसी को पता हो, या फिर जैसे स्कूल की प्रेयर होती है उस तरीके से। और वहाँ पे वो सुबह के टाइम में कॉन्ग्रीगेट होते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्रे करते हैं। उनकी येलो कलर की ड्रेस होती है। उनके ऊपर चाइना ने 90s से लेके 80s 90s से स्टार्ट किया था और पूरी तरह से उनका क्रैकडाउन किया। और क्रैकडाउन का मतलब ये नहीं कि मतलब उनको सिर्फ रिलीजन छोड़ने पर मजबूर कर दिया, उनको मारा गया बड़े नंबर्स में, कंसंट्रेशन कैंप्स में डाला गया, गायब कर दिया गया बहुत सारे लोगों को। बहुत सारे लोगों को कंट्री छोड़ के भागने पे मजबूर होना पड़ा। और जो बिलीफ था उनका वो तो उनको फॉरगो करने के लिए पुश किया ही गया। तो एक तरीके से डेसिमेट करने की कोशिश की गई है उस ग्रुप को। अगर चाइना थोड़ा बहुत भी सीखता पास्ट से तो वो इस तरह की हरकत नहीं करता। वो थोड़ी सी जिसे कहते हैं रिलीजियस इंडिपेंडेंस देता लोगों को, जो कि वो शायद अब दे रहे हैं, बट उस वक्त तक भी इस चीज़ के अगेंस्ट इनफ डेटा था कि ऐसा करना कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। बस सिर्फ उनको डर ये था कि अगर ये ग्रुप काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है जनता में, इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, तो ये लोग हमारे शासन के लिए कहीं खतरनाक ना साबित हो जाए। अभी करंटली वो लोग जो कर रहे हैं, बिल्कुल राइट नाउ की मैं बात कर रहा हूँ, अपनी एड टेक सेक्टर के साथ और अपनी टेक्नोलॉजी सेक्टर के साथ, आईटी सेक्टर के साथ पूरी तरीके से उसको ओवरऑल कर रहे हैं। जैक मा को उन्होंने ऑलमोस्ट जिस क्रश करने के लिए पूरी कोई कमी नहीं छोड़ी। पता नहीं उसके साथ क्या किया होगा जब वो गायब था लगभग 2-3 महीने के लिए। तो आई डोंट नो, कुछ होगी उनके पीछे उनकी लॉजिक कि भाई ये लोग ज़रूरत से ज़्यादा दे आर बिकमिंग टू बिग टू फेल, तो कहीं हमारे ऊपर ही हमसे ज़्यादा ताकतवर तो नहीं बन जाएंगे अगर ये बन गए ऐसे। तो इस चीज़ को सोचते हुए वो कर रहे होंगे क्रैकडाउन उनके ऊपर, आई डोंट नो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इससे उनकी इकोनॉमी को नुकसान ही होगा। वो एजुकेशन को, इसके पीछे एक उनका सोच ये भी है उनकी कि एजुकेशन को वो लोग कंट्रोल करना चाहते हैं। वो एजुकेशन को अपने हिसाब से लोगों को देना चाहते हैं, लोगों को रोबोट्स बनाना चाहते हैं ऑलमोस्ट। और इनफ डेटा है हिस्ट्री में ये दिखाने के लिए कि इस तरीके की सोसाइटीज़, अगर आपको टॉप पे जाना है तो टॉप पे नहीं जा सकती इस तरीके की सोसाइटीज़, क्योंकि आप कभी भी इनोवेट नहीं कर पाओगे। कभी भी आप यूएस की सोसाइटी जैसी एक सोसाइटी नहीं बन पाओगे जो फ्री थॉट रखती है, इनोवेट करती है। आप कंट्रोल्ड माइंडेड रोबोट्स की एक सोसाइटी बना सकते हो इस तरह से, जो सब एक ही तरीके से सोचते हैं और एक ही जैसा सोचते हैं। उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछोगे 10 बंदों से सबका एक ही जवाब होगा। और आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट आइडिया है या फिर एक बहुत ही इंटेलिजेंट तरीका है एक कंट्री को बिल्ड करने का, एक सिविलाइजेशन को बिल्ड करने का। हाँ, अपनी पावर को कंसोलिडेट करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है, जो कि एंड ऑफ द डे शायद बहुत लॉन्ग रन में, लाइक 100 साल 200 साल के स्केल पे अगर देखोगे तो उसके लिए भी अच्छा तरीका ना हो। बेटा नहीं, क्योंकि कोई भी सिविलाइजेशनल एंटिटी या फिर पॉलिटिकल एंटिटी, ऑटोमन एम्पायर ऑलमोस्ट 800 साल चला, 700 से 800 साल, और आई मीन 600 से 800 साल, समवेयर अलोंग द लाइन, डिपेंडिंग ऑन कि आप उनको कैसे नापते हो। रोमन एम्पायर ऑलमोस्ट, ईस्टर्न रोमन एम्पायर के, जिसको बैजेंटीन एम्पायर कहते हैं बाद के दिनों में, उसको भी, उसके टाइम को भी इंक्लूड करोगे तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट 1600-1700 साल चला, ठीक है। पर वो भी ख़त्म हो गया धीरे धीरे, ठीक है। आज मेरा ये मानना है कि वो आज भी एक बहुत ही ऑब्सक्योर शक्ल में ज़िंदा है, क्योंकि उन्हीं की बाद के लोग हैब्सबर्ग डायनेस्टी बन गए लिनिएज को फॉलो करते हुए, और बाद में वही हैब्सबर्ग डायनेस्टी के बहुत सारे मोनार्क्स जो हैं वो आज यूएस की यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ में मोनार्क हैं, जस्ट फॉर द शो, नाम के सिर्फ, लेकिन है तो मैं कहना चाहता हूँ कि उनकी शायद लाश अभी भी ज़िंदा है। आई मीन लाश जिंदा है अरे यार, उनकी लाश अभी भी है बेसिकली सहेज के रखी हुई। तो ये जो
एम्पायर थे ना इतने बड़े बड़े और जो इतने लंबे चले, वो भी दे फेल एट द एंड ऑफ द डे। तो अब जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है उन्होंने 49 में स्टार्ट किया है। 49 से आप लगा लो 51 ईयर वो और 21 ईयर ये, 72 ईयर बनते हैं, ठीक है। 72 ईयर की उनकी सिर्फ एज है। कितने दिन तक कर लेंगे ये, 100 साल 150 साल, पर कुछ ना कुछ चेंज आएगा जो इनका भी फॉल हो जाएगा। देखो सिर्फ दो चीज़ें हैं, लोगों को इंसाफ मिले। इंसाफ का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोर्ट में इंसाफ, इंसाफ मतलब जो बंदा डिज़र्व करता है उसको वो मिले, और बंदे को रिस्पेक्ट मिले। ये दो चीज़ें कोई भी एम्पायर जब तक करता रहेगा कामयाब रहेगा। जब वो ये करना बंद कर देगा वो टूट जाएगा। कोई भी एम्पायर बाहर से नहीं टूटता, अगर डिसेंट साइज का एम्पायर है तो हमेशा अंदर से ही टूटता है। और ये दो चीज़ें कभी ना कभी, क्योंकि ह्यूमन रियलिटी, ह्यूमन कंडीशन ऐसी है कि ये चीज़ें होती हैं, बहुत नीचे गिर जाती हैं, और फिर इस तरीके से लोगों को मोटिवेशन मिलती है एम्पायर को तोड़ने की, या फिर एम्पायर को तोड़ के कुछ और शेप देने की, जो कि होगा कभी ना कभी चाइना के साथ भी। बट आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट से बाहर जा रहा हूँ। माओ जेडोंग पे रहना चाहता था। वो मेरे क्योंकि मैं ना पर्सनैलिटीज़ के साइकोलॉजिकल साइड पे सोचने की कोशिश करता हूँ कि किसी के कुछ एक्शंस हैं वो क्यों रहे होंगे। अब वो बंदा खुद भी एक किसान परिवार से ही था, काइंड ऑफ छोटे ज़मींदार जैसे होते हैं उस टाइप की फैमिली से, और बचपन उसका कोई गरीबी में नहीं बीता, प्रॉपर अच्छे से खाते पीते घर से आया था वो। पर वो नफ़रत क्यों करता था उन लोगों से जो मार्केट इकोनॉमी या फिर सिविलाइजेशन या फिर इनसे, क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा ना, नफरत तो वो करता था तभी उसने ग्रेटली फॉरवर्ड चुना, तभी उसने कल्चरल रेवोल्यूशन चुना कि सारा का सारा कल्चर ख़त्म हो जाए। लोगों का कहना है, रिसर्चर्स का कहना है कि जिस पे कि मैं भी काइंड ऑफ सोचता हूँ कि हाँ ये लॉजिकल है, कि वो एक गांव के परिवार से आया था। उसका अब हर भाषा में एक्सेंट होता है, जैसे हिंदी में होता है, किसी की हिंदी आप सुनोगे आपको लगेगा ये पक्का किसी क्लासी बैकग्राउंड से आता है। किसी की हिंदी आप सुनोगे आपको पता चल जाएगा ये बंदा गांव वगैरह में रहता होगा। तो उसका जो चाइनीज़ या फिर मैंड्रिन बोलने का एक्सेंट था, उससे पता चल जाता था कि ये एक कंट्री बॉय है, बेसिकली प्रोविंस से आया है। तो उस वजह से उसको वो रिस्पेक्ट लाइक जो क्या कहेंगे उनको एलीट सर्कल्स होते हैं उसमें नहीं मिलती थी। यूनिवर्सिटी में उसको जो एलीट ग्रुप होता था स्टूडेंट का, उनमें उतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिली। ये चीज़ें बंदे को एक हल्की सी नफ़रत या डिसडेन उसके अंदर पैदा कर देती हैं, और फिर उससे बहुत सारी चीज़ें, मैं आई थिंक कुछ दिनों पहले हिटलर की भी बात कर रहा था कि कैसे हिटलर को रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स वियना में एज ए पेंटर ट्रेनिंग के लिए एडमिशन नहीं मिला। उसने काफ़ी बार ट्राई किया, आई थिंक 2 या 3 बार उसने ट्राई किया था वहाँ पे। तो अच्छा हुआ मनोज वाजपेयी जी ऐसा कुछ नहीं बन गया, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी बार एनएसडी में ट्राई किया था, ऐसा मैंने सुना है। एनीवे, आज के लिए इतना ही। देखने के लिए थैंक यू।